कहने को हमने अपना 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा है, लेकिन वो कैसी फ्रीडम जहां हमारी 48% पॉपुलेशन सेफ फील ना करे। वो कैसी फ्रीडम जहां शाम के 7 बजे के बाद हमारी आधी आबादी अपने घर में बैठी हो। कोलकाता में जो हुआ उससे सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी ही नहीं, पूरा देश शॉक्ड है। जिस तरह का घिनौना क्राइम हुआ है और जो कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, उससे डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और पब्लिक में बहुत गुस्सा है। और जहां चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ऐसे इंसिडेंट रोकने चाहिए, वहां वो उल्टा अपने ही स्टेट में प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है। हाँ जी, तो जय श्री राम, सत श्री अकाल और क्या हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आपका अपना प्रज्वल कंबोज आज हूँ एक नई वीडियो लेकर, एक ऐसी वीडियो जिस पर रिसर्च करते हुए मेरी रूह कांप उठी, मेरी आंखों से आंसू आ गए। हमारे देश में महिलाओं की कितनी इज्जत है। जहाँ कन्या पूजन किया जाता है, जहाँ महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, वहाँ एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 36 घंटे लोगों की जान बचाने के बाद एज ए डॉक्टर आपको रिवॉर्ड क्या मिलता है? रेप, टॉर्चर एंड मर्डर। कोलकाता रेप केस डेफिनेटली कोई दबाने की कोशिश कर रहा है और इस केस की तार किसी बड़ी गेम की तरफ जुड़ती दिखाई दे रही है, जो शायद पिछले कई सालों से आरजी कार मेडिकल कॉलेज में चल रही थी। इस इंसिडेंट में हुआ क्या, मैं आपको फुल डिटेल में बताता हूं और इस पूरी वीडियो में हम विक्टिम को डॉक्टर ट्रेनी बोलेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि इस न्यूज़ को टेंशन ना मिले और ये न्यूज़ कहीं दब जाए। 8 अगस्त रात के 11 बजे एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी अपनी 36 घंटों की शिफ्ट में थी। और इन ट्रेनीज की 36 घंटे 48 घंटे की शिफ्ट लगना बहुत आम बात होती है और इन शिफ्ट के दौरान उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना होता है। रात के 3 बजे अपने कलीग्स के साथ डिनर करने के बाद डॉक्टर ट्रेनी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में जाती है, जहां से अगले दिन 9 अगस्त को उनकी डेड बॉडी मिलती है। और उनकी बॉडी सेमी नेकेड थी, पूरी बॉडी पर इंजरी मार्क्स थे, चश्मा टूटा हुआ था एंड शी वाज ब्लीडिंग फ्रॉम हर आईज, माउथ एंड प्राइवेट पार्ट्स। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा, इसकी रिपोर्ट अभी तक बाहर नहीं आई है। और विक्टिम की बॉडी 7:30 बजे सेमिनार हॉल में मिली थी, लेकिन पेरेंट्स को कब इन्फॉर्म किया गया? 10:30 बजे के बाद। और ये बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। मतलब देखो कैसे स्टार्टिंग से ही कवर अप करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद तो वो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। और पेरेंट्स के वहां पहुंचने पर उनको बॉडी भी नहीं देखने दी गई। 3 घंटे पेरेंट्स को वेट कराने के बाद जब उन्हें अंदर आने दिया तो उनकी बेटी की हालत कुछ ऐसी थी जिस हालत में कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को नहीं देख सकता। वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। और बॉडी कैसी कंडीशन थी जिसको देखकर साफ पता चल रहा था कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड रेप केस है। लेकिन हॉस्पिटल वालों को ऐसा नहीं दिखा, वो तो इस केस को सुसाइड बताकर रातों रात रफा दफा करना चाहते थे। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। ऑटोप्सी की रिपोर्ट आती है तो उसमें इतनी घिनौनी डिटेल सामने आती है जिसे देखकर हर कोई सहम जाए। वो डिटेल्स मैं यहाँ पर डिस्कस करना नहीं चाहता। और क्या ये पहला इंसिडेंट था आरजी कार मेडिकल कॉलेज में? इस टॉपिक पर भी हम आएंगे। वहाँ के प्रिंसिपल संदीप घोष स्टेटमेंट देते हैं और विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं कि इतनी लेट नाइट उन्हें सेमिनार हॉल में नहीं होना चाहिए था। मतलब सीरियसली। और उनके रिजाइन करने के विदिन 8 आवर ममता सरकार उनको दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना देती है। लेकिन इनका भी पास कुछ खास रहा नहीं है। अख्तर अली, जो एक्स डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट है आरजी कार मेडिकल कॉलेज के, वो बताते हैं कि संदीप घोष एक करप्ट पर्सन है। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। मतलब आरजी कार में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। कुछ उनका पेट स्टूडेंट है जो उनके लिए आंदोलन करते हैं, आंदोलन भी वो खुद करवाते हैं पावरफुल होने के लिए। कोलकाता पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक संजय रॉय नाम के एक्यूज को पकड़ती है। संजय रॉय जो कि एक सिविक वॉलंटियर था। सिविक वॉलंटियर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर्सन होता है जो पुलिस के कामों में उनकी हेल्प करता है, जैसे ट्रैफिक मैनेज करना फेस्टिवल्स के टाइम पे या पार्किंग वगैरह की फैसिलिटीज देखना। संजय रॉय पहले आरजी कार मेडिकल कॉलेज में बावर्ची था, लेकिन 2 साल बाद वो अपने आप को कोलकाता पुलिस का ऑफिसर इंट्रोड्यूस करता है और वो वहां पर अक्सर आया जाया करता था। शायद इन 2 साल में संजय रॉय ने अपने कनेक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग बना लिए थे कि वो इस वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस बैराक में जाकर सो गया। मतलब आप देख रहे हो कि इस इंसान में डर नाम की कोई चीज भी नहीं थी। पास्ट में भी संजय रॉय पर काफी एलिगेशंस लगे हैं, लेकिन तब भी पुलिस ने कुछ खास एक्शन नहीं लिया।
अब संजय रॉय को ही मेन एक्यूज माना जा रहा है, लेकिन इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि एज पर रिपोर्ट ये सामने आ रहा है कि इतना घिनौना क्राइम किसी एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। डॉक्टर ट्रेनी के कलीग्स का ये भी कहना है कि उनको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि शायद उन्हें हॉस्पिटल के कुछ डर्टी सीक्रेट्स पता चल गए थे। इट माइट बी एनी काइंड ऑफ ड्रग रैकेट, बट ये क्लेम अभी अनवेरिफाइड है। पिछले 20 साल में आरजी कार मेडिकल कॉलेज में ऐसे कई इंसिडेंट हुए, जैसे किसी स्टूडेंट का मर्डर, किसी का सुसाइड करना, किसी की मिस्टीरियस डेथ। ये सब बातें इस ओर इशारा कर रही है कि कुछ ना कुछ सस्पिशियस इस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चल रहा था। और वैसे तो आमतौर पर क्राइम सीन को सील कर दिया जाता है, लेकिन इस केस के कुछ दिन बाद ही 20 मीटर दूर कॉलेज में रिनोवेशन के नाम पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। 13 अगस्त को हाई कोर्ट ने कहा कि कोलकाता पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन विक्टिम की फैमिली के साथ नहीं है, तो इसलिए इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। अब इतना सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती, अगले ही दिन 14 अगस्त की रात को हजारों लोगों की भीड़ आती है। पहले तो वो प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स पर अटैक करती है और फिर हॉस्पिटल में घुसकर वहां सब वैंडलाइज कर देती है। और ये पूरी सिचुएशन कोलकाता पुलिस के कंट्रोल से बाहर थी। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है। और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई है कि जब इतना क्राउड गैदर हो रहा था तो कोलकाता पुलिस क्या सो रही थी। और वैसे सोचने वाली बात है कि बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के या पॉलिटिकल सपोर्ट के इतनी भीड़ को इकट्ठा किया जा सकता है। जब हमारे देश में कुछ बड़ा इंसिडेंट होता है तो तब हमें लगता है कि शायद अब सिचुएशन चेंज हो जाएगी, लेकिन सिचुएशन इसलिए चेंज नहीं होती क्योंकि हमारा फोकस ही गलत जगह होता है। असली दिक्कत पता कहाँ है? वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। हमारा आउटरीच सिर्फ 2 दिन का होता है और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मेरे को इन केसेस का अभी का करंट स्टेटस बता दो। पुणे पोर्श केस, संदेश खाली, लद्दाख प्रोटेस्ट, हाथरस केस। आप में से बहुत से लोग तो इन केस को भूल भी गए होंगे। एक ग्लोबल पोल में कहा था कि इंडिया सबसे डेंजरस कंट्री है वुमेन के लिए। ये है मधुमिता पांडे, जो 22 साल की थी जब वो तिहाड़ जेल में गई 122 रेपिस्ट का इंटरव्यू लेने और सिर्फ ये जानने कि वाई रेपिस्ट रेप। तो तब उनको जवाब क्या मिला? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं। ये माइंडसेट होता है इन रेपिस्ट का, और इस माइंडसेट की जिम्मेदार हमारी सोसाइटी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यूज हमारी सोसाइटी के भी हैं। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों रजाबंदी। हाँ, रेप की केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी जब भी तो रेप हो यार। और हमारे देश की ये कंडीशन तो तब है जब 90% केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, एंड द रीजन इज कि वो विद इन द 4 वॉल्स ऑफ हाउस होते हैं, बाई अंकल, बाई रिलेटिव्स। तो तब माइंडसेट क्या होता है कि छोड़ो, घर की बात है, घर में ही रहने दो, हमारे घर का मामला है, हम खुद सॉल्व कर लेंगे। रिपोर्ट सिर्फ वही केस होते हैं जो ब्रूटल होते हैं। जब हम इस टाइप की न्यूज़ देखते हैं तो तब पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कितनी डीप रूटेड है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी अपब्रिंगिंग और हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी आदमी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, लेकिन 3 में से 1 औरत पर हाथ उठता है। इसका मतलब 33% आदमी क्रिमिनल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। वो बस इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि अभी तक किसी ने उनकी कंप्लेंट नहीं करी है। जब घर में औरतों पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो बच्चा भी यही सीखता है कि मर्द स्ट्रॉन्ग होते हैं और औरतें वीक। इसी माइंडसेट को हमें चेंज करना है। हमें अपने रूट स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। कोएड एजुकेशन है हमारे स्कूलों में, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स को डिवाइड किया जाता है स्कूल में या घर पे। इतनी मेरे भाई है ना, उनकी सुनी जाती है, इतनी मेरी नहीं सुनी जाती। किस मामले में? किसी भी मामले में अगर मैं किसी मामले में अपने घर में बोलूँ तो पहले उनकी होती है, उनसे ऊपर कुछ नहीं। मेल को ही ज़्यादा माने जाते हैं कि लड़की तो कुछ नहीं होता, इसको कैसे ना कैसे निपट लेंगे इससे। तो हमें अपने एजुकेशन लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है, और जिस तरह हम गर्ल्स को सिखाते हैं गुड टच बैड टच, इसी तरह हमें गुड सी एंड बैड सी बॉयज़ को सिखाना चाहिए, और कि किस तरह गर्ल्स को ट्रीट करना है। नेता बयान दे देते हैं, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। राजस्थान के एक मिनिस्टर ने तो बोल दिया था रेप हो रहा है तो एंजॉय करो। हमारे पॉलिटिशियंस भी रेपिस्ट को सपोर्ट करते हैं। शायद ये भी एक रीज़न है कि ये रेप केसेस हमें आए दिन देखने को मिलते हैं, और सोशल स्टिग्मा है, टैबू है कि रेप हो गया, इसमें लड़के की गलती नहीं मानी जाती, लड़की को ही गलत समझा जाता है। ये बिलीव्स हैं हमारी सोसाइटी के।
अब जैसे मेरा रेप हुआ, लोग कहते हैं कि इसकी इज्जत चली गई, और मेरी इज्जत क्यों गई भाई? अगर किसी की इज्जत जाती है तो बलात्कारी की इज्जत जाती है। क्या बात है, हमारी इज्जत नहीं बिल्कुल जाती। सही। जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, हमारी रूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, आउटर सिर्फ 2 ही दिन का रहेगा, लॉज में चेंज नहीं होंगे, रिफॉर्म्स नहीं होंगे, तब तक ऐसे केस आपको आए दिन देखने को मिलते रहेंगे। अतिथि देवो भव वाली सोच रखने वाले हमारे देश में एक स्पेनिश मोटो व्लॉगर के साथ भी ऐसा ही दुष्कर्म होता है। और एक बार खुद बता दो कि निर्भया केस के बाद क्या बदला, और ये कौन बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने निर्भया 2 का हैशटैग चलाया। यहाँ कोई मूवी सिक्वल नहीं चल रहा कि हम वेट करेंगे निर्भया 3 का 4 का। निर्भया के बाद सब रुकना चाहिए था, बट इट्स बीन 12 years एंड नथिंग हैज चेंज्ड। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बस ये पूछना चाहता हूँ कि केस के स्टार्टिंग से ही आपने झूठ बोलना क्यों शुरू करा? जो फैमिली को ये क्या इन्फॉर्म करा कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है? पेरेंट्स को इतनी देर तक वेट क्यों कराया गया? एविडेंस की टेम्परिंग करने के लिए? क्राइम सीन के पास 20 मीटर पर ही रिनोवेशन के नाम पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देना, और फिर इतना ही नहीं, हजारों लोगों की भीड़ कैसे वहां पर आकर तोड़फोड़ कर सकती है? मतलब इतना हाई लेवल ऑफ एविडेंस टेम्परिंग किसके लिए? किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि अपने इस गुस्से को, इस आउटलेट को शांत मत होने देना। डॉक्टर, स्टूडेंट्स और पब्लिक सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आवाज़ उठाते रहो, और ना जाने किसने हमें मोमबत्ती जलाना सिखा दिया, वरना नारी के सम्मान में तो लंका दहन और महाभारत की संस्कृति थी हमारी।